कि कोयला या लिग्नाइट जलाने से बॉयलर में किस प्रकार की ऊर्जा परिवर्तित होती है। देखो दोस्तों, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में तो ये तो एक अलग सिस्टम है। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में ये जनरेटर हो गया। तो प्रश्न का उत्तर जो अपने लिए रहेगा वो है डी। रासायनिक ऊर्जा होती है कोयले में और वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। उस हीट से हम वाष्प तैयार करते हैं और वाष्प से हम एक तरह की यांत्रिक ऊर्जा बनवाते हैं जो विद्युत ऊर्जा देती है। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तो ये फिर अपने मोटर हो ही गई। तो प्रश्न का उत्तर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्थैतिक बिजली कैसे उत्पन्न होती है। दोस्तों, घर्षण के कारण उत्पन्न बिजली जो होती है वो स्थैतिक विद्युत है और फैराडे के चुंबकीय प्रेरण नियमानुसार उत्पन्न ईएमएफ गतिज विद्युत है। स्थैतिक विद्युत को अपन उपयोग में नहीं ले सकते। ये जो स्पार्किंग या अपन ये कह रहे हैं कि टकराव के कारण जो होती है वो है, जैसे कम्यूटेटर ब्रश पर स्लाइड करता है तो जो स्पार्किंग होती है वो भी स्थैतिक विद्युत ही मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में कुल प्रतिरोध कितना होगा। देखो दोस्तों, एक तो सिंपल तरीका ये है कि समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। यानी अपना उत्तर ये है कि कुल प्रतिरोध 20 ओम से भी कम होगा। और आप ध्यान से देखो तो 20 ओम से कम का ऑप्शन ही एक है, 10 ओम। तो उत्तर यही आएगा। फिर भी आप कैलकुलेट करना चाहो तो एक तरीका होता है कि 1/R1 तो 20 है, 1/R2 प्लस 1/R3 कर दो और इन सब का एलसीएम लेकर के कैलकुलेट करो। देखो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 60 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3, 2 और 1। इन सब को आप जोड़ोगे तो 6/60 और चेंज हो जाएगा 60/6। उत्तर आ जाएगा 10 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली संयंत्र में ईंधन के रूप में कोयला उपयोग में लेते हैं। दोस्तों, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, थर्मल में ही है, ध्यान ही है सबको। थर्मल बिजली संयंत्र यानी तापीय विद्युत उत्पादन जो होता है वहाँ कोयले का उपयोग किया जाता है। डी उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 40 मिली एम्पियर की करंट रेटिंग के साथ 470 ओम प्रतिरोधक की पावर रेटिंग कितनी होगी। दोस्तों, पावर ज्ञात करने के लिए आपको I² × R का सूत्र उपयोग में ले लेना है यहाँ पर, और उसी सूत्र का उपयोग करते हुए आप कैलकुलेट कर सकते हो। I² यानी 40 × 10⁻³ इंटू 40 × 10⁻³ 2 बार रखना है दोस्तों, ठीक है। और इसको 470 से मल्टीप्लाई और कर देना है आपको। जब आप कैलकुलेशन करोगे दोस्तों, आपका उत्तर आएगा डी, 0.75 वाट। दोस्तों, प्रश्न की कैलकुलेशन करके उत्तर मिलान जरूर कर लें आप अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बिंदु पर को विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर प्रति इकाई धनात्मक आवेश अनुभव किया गया बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दोस्तों, ये कहलाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत तीव्रता का मतलब ये होता है कि इसके किसी भी बिंदु पर प्रति इकाई पॉजिटिव आवेश जो होगा तो उस पर एक बल लगेगा, जिसको हम विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। प्रश्न का उत्तर ए रहेगा। फोटोकॉपी मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है। दोस्तों, प्रश्न दूसरी बार आ चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिक प्रभाव पर काम करती है। प्रश्न का उत्तर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमीटर में क्या होना चाहिए। दोस्तों, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और एक सामान्य एमीटर का प्रतिरोध शुड बी पॉसिबल मिनिमम, जितना संभव हो सके कम से कम होना चाहिए। प्रश्न का उत्तर बी रहेगा। वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, आदर्श वोल्टमीटर हो तो अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से किस में कॉर्क स्क्रू नियम लगता है। दोस्तों, कॉर्क स्क्रू नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के काम आता है और थंब रूल के जैसा ही होता है ये, राइट हैंड थंब रूल जिसको अपन कहते हैं। प्रश्न का उत्तर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर में आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम, रेटेड आर्मेचर धारा 50 एम्पियर है। आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज कितनी है। दोस्तों, आर्मेचर वोल्टेज ज्ञात करने के लिए जो आपका सूत्र रहेगा वो ये है कि टर्मिनल वोल्टेज में से बैक ईएमएफ घटा दो। अब देखो, अपने तो क्या बैक ईएमएफ ही पूछ रहा है। आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ जो होती है तो वो बैक ईएमएफ है। बैक ईएमएफ ज्ञात करने के लिए सूत्र रहता है V - IA × RA। दोस्तों, वोल्टेज का मान 220 वोल्ट है। आर्मेचर पर धारा जो है वो 50 है, रेजिस्टेंस 0.2 है, यानी 0.2 × 50 करोगे तो उत्तर आएगा 10 वोल्ट। 220 में से 10 घटा दो, उत्तर हो जाएगा 210 वोल्ट। तो बैक ईएमएफ ही पूछा है एक तरह से, आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक में चुंबकीय बल का कारण क्या है। चुंबकीय बल उत्पन्न होते हैं दोस्तों घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों के, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो यानी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब मूव होंगे तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा नापने के लिए मीटर। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, एमीटर होगा। प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। मोटर परिपथ में धारा का प्रवाह कैसे समझा जा सकता है। दोस्तों, एक मोटर में धारा प्रवाह कैसे हो रही है इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इसका प्रश्न का उत्तर गलत है, इन्होंने बी दिया है। जबकि मोटर परिपथ में धारा का प्रवाह होता है तो वो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम ही है।
क्योंकि मोटर में भी ट्रांसफार्मर के जैसा ही सिद्धांत होता है, रोटर चालकों में जो धारा चलेगी वो। तो प्रश्न का उत्तर आई थिंक डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट कितने एचपी के बराबर है। देखो दोस्तों, 1 किलोवाट में मतलब है 1000 वाट में बात कर रहा है वो, ठीक है ना। 1000 वाट में कितने एचपी होते हैं, तो देखो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, 746 वाट का मान लो। चलो वैसे 735.5 वाट भी होते हैं, 746 वाट में 1 एचपी होती है, तो एक में कितनी हो जाएगी 1/746। और जब 1000 का पूछा है तो यहाँ 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, उत्तर आ जाएगा 1.34। ध्यान रखना 1.36 भी होती है, दोनों में से जो भी उत्तर हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सहायता से एसी वोल्टेज को आसानी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है, यानी स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो एसी वोल्टेज का आसानी से स्टेप अप स्टेप डाउन हम ट्रांसफार्मर के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध प्रेरक परिपथ का पावर फैक्टर, प्योर इंडक्टिव सर्किट है दोस्तों, पावर फैक्टर 0 होगा, क्योंकि फेज अंतर 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री फेज अंतर का पावर फैक्टर 0 ही होता है। नेक्स्ट है, फ्रिक्वेंसी बढ़ने पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसा प्रभाव होगा दोस्तों, XC। कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर वो घटेगा। प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के रोटर में कौन सी सप्लाई की आवश्यकता होती है, तो शुद्ध डीसी की आवश्यकता होती है दोस्तों, इसके लिए हम एक्साइटर लगाते हैं। तो प्रश्न का उत्तर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन यही आ गया, रोटर को डीसी देने के लिए प्रदान करने वाला जनरेटर क्या कहलाता है, एक्साइटर बोलते हैं दोस्तों उसको। प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में रोटर किस प्रकार के होते हैं, 2 तरह के रोटर होते हैं दोस्तों, सेलिएंट पोल रोटर, सिलेंड्रिकल पोल रोटर। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। सेलिएंट पोल रोटर जो होते हैं ये व्यास बड़ा और लंबाई कम होती है, सिलेंड्रिकल की लंबाई ज़्यादा और व्यास कम होती है, यानी इसमें पोल ज़्यादा होते हैं इसमें पोल कम होते हैं। ये मध्यम या निम्न गति के होते हैं, ये उच्च गति के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर कहाँ लेते हैं, तो आ गया प्रश्न वापस, हाई स्पीड अल्टरनेटर में लेते हैं, उच्च गति के अल्टरनेटर जो हो वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग के सरे बदल देंगे तो क्या होगा, मोटर के घूमने की दिशा बदल जाएगी। प्रश्न का उत्तर बी होगा। या तो फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन बदल दो या आर्मेचर के घूमने की आर्मेचर धारा की दिशा बदल दो, मोटर के घूमने की दिशा बदल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फील्ड फ्लक्स कम होने पर मोटर की गति, तो दोस्तों मोटर की गति फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है, फ्लक्स कम होगा तो गति बढ़ेगी। प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग की तुलना करने पर शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध, दोस्तों शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध सीरीज और आर्मेचर दोनों से ही अधिक होता है, क्योंकि शंट फील्ड पतले तार अधिक टन की होती है, तो इसका प्रतिरोध उन दोनों से तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग ए की आग निम्न में से किस में उत्पन्न होती है, तो दोस्तों लकड़ी, कपड़ा और कागज में लगी हुई आग क्लास ए की होती है, तो प्रश्न का उत्तर ए रहेगा। इलेक्ट्रिकल में जो भी होती है वो डी श्रेणी की होती है, सी में गैसेज होती है और डी में लिक्विड वाली होती है, बी में बॉम्बे में।